वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम एपीआई की। हाँ, ये रिएक्ट के सर्वर एपीआईज का हिस्सा है और वेब पर रिएक्ट एप्लीकेशंस को रेंडर करने का एक कह सकते हैं काफी पावरफुल तरीका है। हमारा मिशन है ये समझना कि भाई ये एपीआई कैसे काम करता है, वेब परफॉर्मेंस को कैसे ये बेहतर बनाता है और हम डेवलपर्स के लिए इसके असल मायने क्या हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं और इस एक्सप्लोरेशन में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट इनसाइट्स। नमस्कार। हाँ, रिएक्ट का ये एपीआई वाकई वेब डेवलपमेंट में, खासकर स्ट्रीमिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वेब एनवायरनमेंट्स के लिए ही बनाया गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम है क्या और करता क्या है, बताइए जरा। मूल रूप से ये फंक्शन आपके रिएक्ट कंपोनेंट ट्री को लेता है, जैसे आपका मेन ऐप कंपोनेंट, और उसे HTML में बदलकर एक रीडेबल वेब स्ट्रीम में आउटपुट करता है। जैसा कि मैंने कहा, ये खास तौर पर ब्राउजर एनवायरनमेंट्स या फिर वेब वर्कर्स जैसे एज एनवायरनमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। Node.js के लिए एक मिलता जुलता एपीआई है रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम। वो Node.js की स्ट्रीम्स के साथ बेहतर काम करता है। अच्छा, रीडेबल वेब स्ट्रीम। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप HTML को क्लाइंट तक भेजना शुरू कर सकते हैं इससे पहले कि सर्वर पर पूरी रेंडरिंग खत्म हो। इसी को स्ट्रीमिंग कहते हैं। ये यूजर को लगने वाली जो परसीव्ड परफॉर्मेंस है उसको काफी हद तक इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि उन्हें खाली स्क्रीन देखने के बजाय कंटेंट जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब क्या मुख्य चीजें ध्यान में रखनी होती हैं? देखिए, रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम को कॉल करते समय आपको दो मुख्य चीजें देनी होती हैं। पहला है रिएक्ट नोड, यानी आपका JSX एलिमेंट, आमतौर पर आपका रूट कंपोनेंट जैसे ऐप। ओके, और दूसरा एक ऑप्शनल ऑप्शंस ऑब्जेक्ट, जहां आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। ठीक है। अब ये जो रिएक्ट नोड है, इससे उम्मीद की जाती है कि वो पूरे HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करे। मतलब आपका रूट कंपोनेंट जैसे ऐप उसे पूरा HTML टैग रेंडर करना चाहिए, हेड और बॉडी के साथ। अच्छा, सिर्फ ऐप का हिस्सा नहीं, पूरा पेज स्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये पूरा पेज स्ट्रक्चर होना चाहिए। और ऑप्शंस ऑब्जेक्ट में कई कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी है, बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स। बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स ये क्या हैं? ये उन जावास्क्रिप्ट फाइल्स के URLs की एक अरे होती हैं जो पेज लोड होने पर स्क्रिप्ट टैग के रूप में डाली जाएंगी। यहीं पर वो स्क्रिप्ट होती हैं जो क्लाइंट साइड पर हाइड्रेट रूट कॉल करती है। आपने हाइड्रेट रूट कहा, ये क्या करता है? सोर्सेज में इसका जिक्र बार बार है। हाँ, अच्छा सवाल है। हाइड्रेट रूट का मतलब है सर्वर से आए HTML को इंटरैक्टिव बनाना। सोचिए, सर्वर ने आपको एक स्टैटिक HTML स्ट्रक्चर भेजा है, बस ढांचा। हाइड्रेट रूट क्लाइंट पर चलता है और उस स्टैटिक HTML स्ट्रक्चर को लेता है, उस पर रिएक्ट कंपोनेंट्स को अटैच करता है, इवेंट लिसनर्स वगैरह जोड़ता है और उसे एक लाइव इंटरैक्टिव रिएक्ट एप्लीकेशन में बदल देता है। मतलब ये स्टैटिक HTML में जान डालता है। अच्छा। अगर आप क्लाइंट पर रिएक्ट चलाना ही नहीं चाहते हैं, मतलब प्योरली सर्वर रेंडर्ड HTML चाहिए, इंटरैक्टिविटी नहीं चाहिए, तो आप बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स को छोड़ सकते हैं। समझ गई। तो सर्वर HTML का ढांचा भेजता है और क्लाइंट पर बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स में दी गई स्क्रिप्ट उस ढांचे को हाइड्रेट रूट का इस्तेमाल करके एक असली चलने वाली रिएक्ट ऐप बना देती है। बिल्कुल सही कहा। क्लाइंट पर हाइड्रेट रूट डॉक्यूमेंट ऐप कॉल करने से सर्वर से आए HTML स्ट्रक्चर पर इवेंट लिसनर्स अटैच हो जाते हैं और क्लाइंट साइड लॉजिक इनेबल हो जाता है। UI इंटरैक्टिव बन जाता है। आपने स्ट्रीमिंग की बात की थी कि कंटेंट जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। ये काम कैसे करता है, खासकर जब कुछ कंपोनेंट्स को डेटा लोड करने में टाइम लगता है? हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात है रिएक्ट का सस्पेंस कंपोनेंट। ये कैसे काम आता है, देखिए। अगर आपके कंपोनेंट ट्री का कोई हिस्सा, मान लीजिए कोई कंपोनेंट डेटा फेच होने का इंतजार कर रहा है, तो आप उसे सस्पेंस कंपोनेंट में रैप कर सकते हैं। ओके। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक प्रोफाइल पेज है, उसमें कवर फोटो है, एक साइड बार है दोस्तों की लिस्ट, फोटो गैलरी वगैरह के साथ, और नीचे पोस्ट्स की एक लंबी लिस्ट है। ठीक है। अब हो सकता है कि कवर फोटो और साइड बार जल्दी लोड हो जाएं, लेकिन जो पोस्ट कंपोनेंट है उसको अपना डेटा लाने में समय लगता है। तो आप उसे सस्पेंस फॉलबैक इक्वल टू पोस्ट्स ग्लिमर में रैप कर सकते हैं। पोस्ट ग्लिमर ये क्या? पोस्ट ग्लिमर एक तरह का लोडिंग इंडिकेटर या प्लेस होल्डर UI है। जैसे पोस्ट की जगह दिखने वाले वो धुंधले से बक्से होते हैं ना, हाँ। वैसा कुछ फॉलबैक UI। अच्छा, समझ गए, प्लेस होल्डर।
हाँ, तो जब आप रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम कॉल करते हैं, रिएक्ट पहले बाकी पेज का HTML, कवर, साइड बार और पोस्ट्स की जगह पर वो फॉलबैक UI पोस्ट ग्लिमर स्ट्रीम करना शुरू कर देगा। तुरंत? हाँ, फौरन। क्लाइंट को ये HTML मिलता है और वो इसे तुरंत रेंडर कर देता है। अब जब सर्वर पर पोस्ट का डेटा लोड हो जाएगा, रिएक्ट बाकी का HTML मतलब असली पोस्ट का कंटेंट और साथ में एक छोटा इनलाइन स्क्रिप्ट भेजेगा। इनलाइन स्क्रिप्ट? हाँ, एक छोटी सी स्क्रिप्ट जो ब्राउजर में उस फॉलबैक UI को असली पोस्ट कंटेंट से रिप्लेस कर देगी। अरे वाह! तो यूजर को खाली स्क्रीन या पूरे पेज का इंतजार करने के बजाय पेज का ढांचा और लोडिंग इंडिकेटर्स जल्दी दिख जाते हैं। ये तो परसीव्ड परफॉर्मेंस के लिए कमाल का है। ये सिर्फ लोडिंग स्टेट दिखाने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये UI बनाने के तरीके को ही बदल देता है। सस्पेंस सर्वर कंपोनेंट्स को इस काबिल बनाता है कि वो पेज के कुछ हिस्सों को बाद में भेज सकें, बिना शुरुआती रेंडर को ब्लॉक किए। पहले जहां UI दिखाने के लिए सारा डेटा अपफ्रंट चाहिए होता था, अब ऐसा नहीं है। और नेस्टिंग भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप सस्पेंस को नेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे साइड बार के अंदर फ्रेंड्स लिस्ट और फोटो गैलरी को भी अलग अलग सस्पेंस में रैप कर सकते हैं, अगर वो भी डेटा लोड करते हैं। इससे लोडिंग सीक्वेंस और भी ग्रैनुलर हो जाता है। UI के हिस्से जैसे जैसे सर्वर पर रेडी होते जाते हैं, वैसे वैसे स्ट्रीम होते जाते हैं। कमाल है। स्ट्रीमिंग के लिए ब्राउजर में रिएक्ट लाइब्रेरी के लोड होने का या ऐप के इंटरैक्टिव होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। HTML कंटेंट सर्वर से प्रोग्रेसिवली आता रहता है और ब्राउजर उसे रेंडर करता जाता है। हालांकि एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि सस्पेंस कोई जादू नहीं है कि डेटा फेचिंग अपने आप डिटेक्ट कर ले। ये केवल सस्पेंस इनेबल्ड डेटा सोर्सेज के साथ ही काम करता है। सस्पेंस इनेबल्ड डेटा सोर्सेज जैसे रिले या Next.js जैसे मॉडर्न फ्रेमवर्क्स के डेटा फेचिंग मैकेनिज्म्स, या फिर react.lazy से लोड किए गए कंपोनेंट्स, या यूज हुक से प्रॉमिस का वैल्यू पढ़ना। ये स्टैंडर्ड UFX या इवेंट हैंडलर के अंदर किए गए डेटा फेच को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपने बताया कि सस्पेंस लोडिंग स्टेट्स हैंडल करता है, लेकिन सोर्स में उन हिस्सों का भी जिक्र है जो सस्पेंस के बाहर होते हैं, जिन्हें शेल कहा गया है। स्ट्रीमिंग और यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से ये शेल क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, शेल का कॉन्सेप्ट यहाँ काफी अहम है। आपके ऐप का वो हिस्सा जो किसी भी सस्पेंस बाउंड्री के बाहर होता है, उसे शेल कहते हैं। हमारे प्रोफाइल पेज वाले उदाहरण में प्रोफाइल लेआउट और प्रोफाइल कवर शेल का हिस्सा थे, क्योंकि वो किसी सस्पेंस के अंदर नहीं थे। ओके। शेल वो इनिशियल UI है जो यूजर को सबसे पहले दिखता है। इसमें संभवतः कुछ हिस्सों के लिए लोडिंग स्टेट्स यानी फॉलबैक्स शामिल हो सकते हैं। ये जरूरी है कि शेल मिनिमल बट कंप्लीट हो। मिनिमल बट कंप्लीट मतलब पेज के लेआउट का एक बुनियादी ढांचा जैसा दिखे, जिससे यूजर को लगे कि हाँ, कंटेंट आ रहा है। सिर्फ एक बड़ा स्पिनर दिखाने से बेहतर है कि शेल में पेज का स्ट्रक्चर हो। अगर आप पूरी ऐप को एक सिंगल सस्पेंस में लपेट देंगे तो यूजर को सिर्फ एक बड़ा स्पिनर दिखेगा। इससे स्ट्रीमिंग का फायदा खत्म हो जाता है और ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। सही बात है। रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम का एसिंक कॉल जैसे ही शेल रेंडर हो जाता है, वैसे ही रिजॉल्व हो जाता है और स्ट्रीम रिटर्न करता है। इसी पॉइंट पर आप सर्वर से रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाकर स्ट्रीम को क्लाइंट तक भेजना शुरू कर सकते हैं, भले ही नेस्टेड सस्पेंस कंपोनेंट्स अभी भी सर्वर पर डेटा लोड कर रहे हों। ओके, ये शेल और सस्पेंस का इंटरैक्शन समझ आया। अब एक प्रैक्टिकल चैलेंज पर आते हैं। आजकल बिल्ड प्रोसेस में परफॉर्मेंस और कैशिंग के लिए CSS और JS फाइल्स के नाम हैश कर दिए जाते हैं ना, जैसे styles.123456.css। इन्हें कोड में कैसे हैंडल करें जब फाइल नेम बिल्ड के बाद ही पता चलता है? हाँ, यह सर्वर साइड रेंडरिंग में एक आम चुनौती है। सोर्स में इसका समाधान एसेट मैप के जरिए बताया गया है। आइडिया यह है कि आप अपनी बिल्ड प्रोसेस से एक मैप जनरेट करते हैं, आमतौर पर एक JSON ऑब्जेक्ट। JSON ऑब्जेक्ट? हाँ, इस मैप में ओरिजिनल एसेट फाइल नेम जैसे styles.css या main.js और उसके कोरस्पॉन्डिंग हैश्ड फाइल नेम जैसे static CSS styles 123456.css या static JS main abcdf.js की मैपिंग होती है। अच्छा, एक तरह का लुकअप टेबल। बिल्कुल। इस एसेट मैप को आप अपने रूट कंपोनेंट ऐप को प्रॉप की तरह पास करते हैं। तो सर्वर पर आप रेंडर करेंगे ऐप एसेट मैप इज इक्वल टू एसेट मैप। कंपोनेंट के अंदर आप इस मैप का इस्तेमाल करके सही लिंक या स्क्रिप्ट टैग रेंडर कर सकते हैं। और रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम के ऑप्शंस में बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स के लिए भी आप एसेट मैप से हैश फाइल नेम उठाएंगे, जैसे bootstrapscripts.assetmap/staticjs main.abcdf.js। अब
क्लाइंट साइड हाइड्रेशन के लिए भी सेम एसेट मैप की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट पर रेंडर होने वाला ऐप कंपोनेंट और सर्वर से आया HTML बिल्कुल मैच करना चाहिए, वरना हाइड्रेशन एरर्स आएंगे। हाँ, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्लाइंट को ये मैप पहुंचाने के लिए रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम का बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कंटेंट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक इनलाइन स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकते हैं जो window.assetMap इज इक्वल टू json.stringify assetMap जैसा कुछ सेट कर दे। इनलाइन स्क्रिप्ट से? हाँ, ये स्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट से पहले एग्जीक्यूट होगी। तो जब आपका मेन क्लाइंट स्क्रिप्ट चलेगा, उसे window.assetMap मिल जाएगा और वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। समझ गई। तो संक्षेप में बिल्ड एक नक्शा एसेट मैप बनाता है, असली फाइल नाम और हैश्ड फाइल नाम का। सर्वर रेंडरिंग के समय और क्लाइंट हाइड्रेशन के समय दोनों जगह इसी नक्शे का इस्तेमाल होता है ताकि वे एक ही CSS JS फाइल का इस्तेमाल करें और हाइड्रेशन सही से हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कंसिस्टेंसी बनाए रखना हाइड्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। ओके, सब ठीक चले तो बढ़िया, लेकिन गलतियों का क्या? सर्वर पर रेंडरिंग के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाए तो एरर्स कैसे हैंडल होते हैं? देखिए, एरर्स को हैंडल करने के दो मुख्य सिनेरियोज हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि एरर कहाँ होता है, शेल के अंदर या किसी सस्पेंस बाउंड्री के अंदर। पहला सिनेरियो, शेल के अंदर एरर। अगर शेल में मतलब सस्पेंस के बाहर के कंपोनेंट्स में रेंडरिंग के दौरान कोई एरर आता है, तो रिएक्ट के पास क्लाइंट को भेजने के लिए कोई मीनिंगफुल इनिशियल HTML नहीं होता, क्योंकि शेल ही नहीं बन पाया ना। हाँ, सही बात है। इस केस में रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम कॉल का प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है। आप इसे स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट ट्राई कैच ब्लॉक में रैप कर सकते हैं। कैच ब्लॉक में आप एक फॉलबैक HTML रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। ये एक स्टैटिक एरर पेज हो सकता है या एक ऐसा मिनिमल HTML शेल जो ऐप को पूरी तरह क्लाइंट साइड पर रेंडर करने के लिए सेटअप करे। और वो ऑन एरर कॉलबैक का क्या? हाँ, ऑप्शंस में एक ऑन एरर कॉलबैक भी होता है। ये सर्वर पर होने वाले किसी भी एरर के लिए फायर होता है, चाहे वो रिकवरेबल हो या ना हो। इसे एरर लॉगिंग या रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान दें, शेल में एरर आने पर ऑन एरर कॉलबैक भी चलेगा और कैच ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और दूसरा सिनेरियो, अगर एरर शेल के बाहर यानी सस्पेंस के अंदर होता है, जैसे हमारे पोस्ट वाले उदाहरण में अगर डेटा फेच करते समय एरर आ गया। दूसरा सिनेरियो, शेल के बाहर एरर। अगर एरर किसी सस्पेंस बाउंड्री के अंदर आता है, तो रिएक्ट इसे ज्यादा ग्रेसफुली हैंडल करने की कोशिश करता है। वो स्ट्रीम को रोकता नहीं है। नहीं, वो उस बाउंड्री का फॉलबैक HTML जैसे पोस्ट ग्लिमर स्ट्रीम में भेजेगा, सर्वर पर उस एरर वाले हिस्से की रेंडरिंग को स्किप कर देगा और क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लोड होने पर उसे क्लाइंट पर रेंडर करने की कोशिश करेगा। जब आपने कहा कि रिएक्ट क्लाइंट पर रीट्राई करता है, क्या इसका मतलब है कि यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि सर्वर पर कुछ गड़बड़ हुई थी? उन्हें बस लोडिंग इंडिकेटर दिखेगा और फिर उम्मीद है कंटेंट? क्या ये हमेशा अच्छी बात है या इससे डीबगिंग मुश्किल हो सकती है? ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर क्लाइंट पर रीट्राई सफल होता है तो हाँ, यूजर को लोडिंग इंडिकेटर के बाद सीधा कंटेंट दिखेगा और उन्हें सर्वर एरर का पता नहीं चलेगा। यूजर एक्सपीरियंस सीमलेस रहता है। लेकिन डीबगिंग के लिए ये जानना जरूरी है कि एरर हुआ था। इसीलिए सर्वर का ऑन एरर कॉलबैक फायर होगा और क्लाइंट पर ऑन रिकवरेबल एरर कॉलबैक फायर होगा। आप इन कॉलबैक्स का इस्तेमाल करके एरर को लॉक कर सकते हैं, भले ही यूजर को ना दिखाओ। अच्छा, तो लॉगिंग हो जाएगी। हाँ, और अगर क्लाइंट पर रीट्राई भी फेल होता है, तब क्लाइंट पर एरर थ्रो होगा जिसे नियरेस्ट क्लाइंट साइड एरर बाउंड्री हैंडल करेगा और तब यूजर को एरर दिख सकता है। तो विजिबिलिटी और रिकवरी के बीच एक बैलेंस है। स्ट्रीमिंग के साथ HTTP स्टेटस कोड कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा, स्ट्रीम भेजना शुरू करने के बाद तो स्टेटस कोड बदल नहीं सकते, वो तो हेडर्स में जाता है। हाँ, ये स्ट्रीमिंग का एक ज्ञात ट्रेड ऑफ है। जैसा आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्टेटस कोड रिस्पॉन्स हेडर्स का हिस्सा होता है और हेडर्स स्ट्रीम शुरू होने से पहले भेजे जाते हैं। तो फिर अगर शेल में एरर आता है और आप कैच ब्लॉक में जाते हैं, तो स्थिति आसान है। आप स्ट्रीम शुरू करने से पहले ही फॉलबैक रिस्पॉन्स के साथ 500 इंटरनल सर्वर एरर जैसा स्टेटस कोड सेट कर सकते हैं। अगर शेल ठीक रेंडर होता है, तो आप आमतौर पर 200 ओके भेज सकते हैं। ये तो ठीक है। चैलेंज तब आता है जब एरर शेल के बाहर यानी सस्पेंस के अंदर होता है। इस केस में रेंडरिंग रुकती नहीं है, स्ट्रीम 200 स्टेटस कोड के साथ शुरू हो जाती है और कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। सर्वर पर ऑन एरर कॉलबैक जरूर फायर होगा। तो स्टेटस कोड 200 ही चला गया एरर के बावजूद? हाँ, इनिशियल रिस्पॉन्स के लिए एक अप्रोच ये है कि आप ऑन एरर में एक फ्लैग सेट करें, जैसे लेट डिड एरर इक्वल्स फॉल्स डिक्लेयर किया और ऑन एरर में डिड एरर इक्वल्स ट्रू कर दिया।
रिस्पॉन्स भेजने से ठीक पहले, मतलब रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम के रिजॉल्व होने के बाद जब शेल तैयार हो, आप इस फ्लैग को चेक करके स्टेटस कोड 200 या 500 तय कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तरीका है। लेकिन ये तरीका सिर्फ इनिशियल शेल जनरेशन के दौरान हुए एरर्स को ही पकड़ पाएगा। अगर कोई एरर बाद में स्ट्रीम होते हुए कंटेंट में आता है, जैसे किसी नेस्टेड सस्पेंस के अंदर, तो स्टेटस कोड पहले ही 200 जा चुका होगा, तब आप स्टेटस कोड नहीं बदल सकते। ये लिमिटेशन है। हाँ, आप और स्पेसिफिक स्टेटस कोड्स के लिए कस्टम एरर क्लासेस भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने एक नॉट फाउंड एरर क्लास बनाई और उसे तब थ्रो किया जब कोई रिसोर्स नहीं मिला। आप ऑन एरर या कैच ब्लॉक में इफ एरर इंस्टेंशिएट ऑफ नॉट फाउंड एरर चेक करके 404 स्टेटस कोड सेट कर सकते हैं। ओके, अब एसईओ क्रॉलर्स या बिल्ड टाइम स्टैटिक जनरेशन का क्या? उन्हें तो शायद पूरा HTML चाहिए होगा, स्ट्रीम्ड कंटेंट नहीं, ताकि वो पेज को इंडेक्स कर सके। ये भी एक महत्वपूर्ण कंसिडरेशन है। इसके लिए स्ट्रीम ऑब्जेक्ट पर एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती है। ये एक प्रॉमिस है। ऑलरेडी प्रॉमिस? हाँ, अगर आप अवेट स्ट्रीम डॉट ऑलरेडी करते हैं तो आपका सर्वर कोड रिस्पॉन्स भेजने से पहले रिएक्ट के पूरी तरह से रेंडरिंग खत्म करने का इंतजार करेगा। इसमें शेल और सारे सस्पेंस बाउंड्रीज के अंदर का कंटेंट शामिल है, चाहे उन्हें लोड होने में कितना भी समय लगे। तो पूरा कंटेंट रेडी होने तक वेट करेगा? बिल्कुल। इससे क्रॉलर या स्टैटिक जनरेटर को फाइनल कंप्लीट HTML मिलता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि प्रोग्रेसिव लोडिंग और स्ट्रीमिंग का फायदा खत्म हो जाता है। यूजर को या क्रॉलर को सारा डेटा लोड होने तक इंतजार करना पड़ता है। TTFB मतलब टाइम टू फर्स्ट बाइट बढ़ जाता है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। ओके, अब एसईओ क्रॉलर्स या बिल्ड टाइम स्टैटिक जनरेशन का क्या? उन्हें तो शायद पूरा HTML चाहिए होगा, स्ट्रीम्ड कंटेंट नहीं, ताकि वो पेज को इंडेक्स कर सकें। ये भी एक महत्वपूर्ण कंसिडरेशन है। इसके लिए स्ट्रीम ऑब्जेक्ट पर एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती है। ये एक प्रॉमिस है। ऑलरेडी प्रॉमिस? हाँ, अगर आप अवेट स्ट्रीम डॉट ऑलरेडी करते हैं तो आपका सर्वर कोड रिस्पॉन्स भेजने से पहले रिएक्ट के पूरी तरह से रेंडरिंग खत्म करने का इंतजार करेगा। इसमें शेल और सारे सस्पेंस बाउंड्रीज के अंदर का कंटेंट शामिल है, चाहे उन्हें लोड होने में कितना भी समय लगे। तो पूरा कंटेंट रेडी होने तक वेट करेगा? बिल्कुल। इससे क्रॉलर या स्टैटिक जनरेटर को फाइनल कंप्लीट HTML मिलता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक यह है कि प्रोग्रेसिव लोडिंग और स्ट्रीमिंग का फायदा खत्म हो जाता है। यूजर को या क्रॉलर को सारा डेटा लोड होने तक इंतजार करना पड़ता है। TTFB मतलब टाइम टू फर्स्ट बाइट बढ़ जाता है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। हाँ, आपको अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी होगी। क्या क्रॉलर्स के लिए पूरा इंतजार करना है या उन्हें भी शेल और लोडिंग स्टेट्स वाला स्ट्रीम रिस्पॉन्स देना है? कई मॉडर्न क्रॉलर्स जैसे गूगल बॉट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं और स्ट्रीम कंटेंट को भी हैंडल कर सकते हैं। वैसे अच्छा, क्या सर्वर रेंडरिंग को बीच में रोकने का कोई तरीका है? मान लीजिए रेंडरिंग किसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है या क्लाइंट रिक्वेस्ट कैंसिल कर देता है। हाँ, इसके लिए जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड अबॉर्ट कंट्रोलर पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक अबॉर्ट कंट्रोलर इंस्टेंस बनाते हैं। अबॉर्ट कंट्रोलर? हाँ, और उसका सिग्नल आप रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम के ऑप्शंस में सिग्नल प्रॉपर्टी के तौर पर पास करते हैं। ओके। अगर आप बाद में उस कंट्रोलर पे अबॉर्ट मेथड कॉल करते हैं, जैसे एक सर्वर साइड टाइम आउट के बाद या क्लाइंट के डिस्कनेक्ट होने पर, तो रिएक्ट सर्वर साइड रेंडरिंग को अबॉर्ट कर देगा। अबॉर्ट कर देगा? मतलब वो जितने भी पेंडिंग सस्पेंस बाउंड्रीज हैं, उनके लोडिंग फॉलबैक्स को HTML में भेज देगा और वहीं रुक जाएगा। सर्वर आगे रेंडरिंग नहीं करेगा, बाकी कंटेंट को क्लाइंट पर रेंडर करने की कोशिश करेगा जब और अगर जावास्क्रिप्ट लोड होगा। वाओ, तो ये अबॉर्ट कंट्रोलर सर्वर को ज़्यादा काम करने से रोक सकता है अगर क्लाइंट चला गया हो या रेंडरिंग अटक गई हो। ये तो सर्वर रिसोर्सेज बचाने के लिए बहुत उपयोगी लगता है। हाँ, ये सर्वर लोड को मैनेज करने में काफी मददगार हो सकता है, खासकर हाई ट्रैफिक एप्लीकेशंस में। तो इन सब का मतलब क्या है? संक्षेप में कहें तो रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम रिएक्ट एप्लीकेशंस में सर्वर रेंडरिंग और स्ट्रीमिंग के लिए एक बेहद पावरफुल टूल है।
ये यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी बेहतर बना सकता है क्योंकि कंटेंट जल्दी दिखने लगता है, TTF भी कम होता है और पेज इंटरैक्टिव भी जल्दी हो सकता है। बिल्कुल सही। सस्पेंस के साथ मिलकर ये कॉम्प्लेक्स लोडिंग स्टेट्स को बहुत ग्रेसफुली हैंडल करने में मदद करता है, बिना पूरे पेज को ब्लॉक किए। हमने देखा कि कैसे शेल और सस्पेंस बाउंड्रीज UI को स्ट्रक्चर करने में मदद करते हैं। हाँ, और हैश्ड एसेट्स को एसेट मैप जैसी टेक्निक से मैनेज किया जा सकता है। सही। और अलग-अलग तरह के एरर्स शेल के अंदर और बाहर को कैसे हैंडल और रिकवर किया जाता है। स्टेटस कोड्स और क्रॉलर्स के लिए ऑलरेडी प्रॉपर्टी जैसे कंसिडरेशंस भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर ध्यान देना होता है। बिल्कुल। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जैसे जैसे वेब एप्लीकेशंस और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग, स्ट्रीमिंग, क्लाइंट साइड हाइड्रेशन और शायद सर्वर कंपोनेंट्स के बीच सही बैलेंस खोजना कितना क्रिटिकल हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में हम और भी सोफिस्टिकेटेड स्ट्रीमिंग पैटर्न्स और एरर रिकवरी स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो डेवलपर एक्सपीरियंस और यूजर एक्सपीरियंस दोनों को ऑप्टिमाइज करें? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा कि ये एवोल्यूशन किस दिशा में जाता है। उम्मीद है इस गहराई भरी चर्चा से रिएक्ट के रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम API और सर्वर साइड रेंडरिंग के मॉडर्न अप्रोचेस को समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।